इस सप्ताह की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। हम मुख्य रूप से यह देखने जा रहे हैं कि यदि आप लिनियरिटी से परे जाते हैं तो क्या होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, यह सब उस परीक्षा का हिस्सा नहीं होगा। तो यह जिज्ञासा वैल्यू के लिए अधिक है और यह भी देखने के लिए कि किस प्रकार का क्षेत्र स्वयं आगे बढ़ रहा है, वह क्या है, यह आगे आएगा। यदि आप टेक्स्ट बुक्स में जो कुछ है उससे आगे जाते हैं और कुछ स्तर पर इनमें से कुछ वर्तमान शोध से जुड़े हैं जो फिजिक्स के बहुत से क्षेत्रों में चल रही है, और फिजिक्स के बाहर भी, तो आपको इसे एक तरह के लेसन के रूप में लेना चाहिए जो कि टेक्स्ट बुक्स में जो है उससे परे जाकर वास्तविक जीवन अनुसंधान की ओर अधिक है जो फिजिक्स और बाहर चल रहा है। इस क्लास में हम केओटिक ऑसिलेटर या अधिक विशेष रूप से केओटिक ऑसिलेटर के एक विशेष मॉडल को देखने जा रहे हैं। तो फिर से इस सप्ताह का व्यापक विषय नॉन लिनियरिटी है, जिसका यह अर्थ है कि हम वास्तव में लीनियर रिजीम से बाहर जा रहे हैं। नॉन लिनियरिटी द्वारा मेरा मतलब है कि फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स विस्थापन का नॉन लीनियर फंक्शन है। हम किसी तरह उन अप्रोक्सीमेशंस में वापस आ गए जो अनिवार्य रूप से सिस्टम को लीनियर बना देंगे, या दूसरे शब्दों में यह कहने के बराबर है कि रिस्टोरिंग फोर्स विस्थापन के समानुपाती होता है। तो यह नॉन लिनियरिटी का मेरा विचार है, और हम पिछले दो क्लासेस में पहले ही देख चुके हैं कि जब आप नॉन लिनियरिटी जोड़ते हैं तो यह लीनियर सिस्टम के लिए क्या करता है। उदाहरण के लिए अंतिम कक्षा में हमने इस तरह की गति का एक इक्वेशन mx डबल डॉट प्लस एस ऑफ एक्स कुछ ड्राइविंग के बराबर है, जो कि 0 ओमेगा टी ओमेगा है, जो ड्राइविंग की फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ यह एस ऑफ एक्स नॉन लीनियर रिस्टोरिंग है, और इसे इनफाइनाइट सीरीज के टर्म्स में दिया गया है, जैसे S1 x प्लस S2 x स्क्वायर इत्यादि इत्यादि। और ये संख्याएं S1 S2 S3 और इसी तरह सभी हैं स्थिरांक। इसलिए मोटे तौर पर अगर मैं केवल खुद को पहले दो टर्म्स S1 x प्लस S2 x स्क्वायर प्लस S3 x क्यूब तक सीमित रखता हूं, इन तीन टर्म्स को, और फिलहाल मुझे कहना है कि मैं उस स्थिति में स्क्वायर टर्म से छुटकारा पा लूंगा। इस केस में हम क्या देखेंगे कि मोटे तौर पर यह वक्र है, नीला वक्र, जो आपको तब मिलता है जब S3 0 के बराबर होता है, जिसे हमने लगभग 11 सप्ताह तक एक मानक के रूप में देखा था, जो कि लिनियरिटी का केस है। और नॉन लिनियरिटी तब आती है जब S3 नॉन शून्य होता है, विशेष रूप से शून्य के बराबर नहीं होता है जब S3 0 से बड़ा होता है। वक्र ब्लैक डैश इस तरह दिखता है जो वहां होता है, और जब S3 0 से कम होता है तो हरा वक्र होता है। हो सकता है कि आप S3 0 से ज्यादा के केस को हार्ड स्प्रिंग जैसा और S3 0 से कम को केस सॉफ्ट स्प्रिंग की तरह कॉल कर सकते हैं। तो फिर यह कुछ ऐसा है जो हमने पहले देखा था, और विशेष रूप से हमने एक बीड की प्रॉब्लम को देखने की कोशिश की जो सख्त दो वायर के बीच है, टॉप और बॉटम, या कुछ रिजिड सपोर्ट है, और आप इसे एक तरफ खींचने और इसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो फिर ऑसिलेशन में सेट हो जाएगा। और निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं कि समय अवधि क्या है और ऑसिलेशन की ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी क्या है, जो यह प्रदर्शित करेगी। महत्वपूर्ण बात है कि यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब छोटा नहीं माना जा सकता है। तो जब कभी थीटा छोटा होता है तो आप यह मान सकते हैं, यह मान लेते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह धारणा अब और नहीं बन सकती, और हमने देखा कि सॉल्यूशन डिस्प्ले होता है ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग जैसे ही है।
तो सॉल्यूशन में फ्रीक्वेंसी ओमेगा भी है, लेकिन इसके अलावा यह भी दिखाता है कि हाई हार्मोनिक्स को क्या कहा जाता है। उदाहरण के लिए यह फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा भी दिखाएगा। यह उन चीजों में से एक है जिसे हमने देखा, और एम्पलीट्यूड अनबाउंडेड तरीके से नहीं बढ़ता भले ही आपके पास डिसिपेशन न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि लो और हाई एम्पलीट्यूड्स पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी अनिवार्य रूप से भिन्न होती हैं, इसलिए आप किसी एक फ्रीक्वेंसी पर भी मैच नहीं कर सकते हैं। तो अनुनाद होने की गारंटी नहीं है। यह अभी भी कुछ वैल्यू पर बड़ा विस्थापन हो सकता है, लेकिन यह लीनियर सिस्टम्स के मामले में उतना आकस्मिक नहीं है। इस क्लास में जैसा कि मैंने कहा कि हम केओटिक ऑसिलेटर या एक केओटिक ऑसिलेटर का एक विशेष उदाहरण देखने जा रहे हैं। और केआस या केओटिक डायनेमिक्स अपने आप में एक विशाल क्षेत्र है जिसे समझने के लिए एक या दो पूरे पाठ्यक्रम चलाए जा सकते हैं। तो मैं आपको जो देने की कोशिश कर रहा हूं वह है जहां से हमने लीनियर ऑसिलेटिंग सिस्टम के साथ शुरुआत की थी। क्या हम केआस की कुछ झलक देख सकते हैं? तो मैं केवल एक भौतिक अनुभव देने की कोशिश करूंगा जो आप उम्मीद कर सकते हैं पूर्ण गणितीय विवरण या यहां तक कि विशेष केआस डायनेमिक्स का एक सटीक विवरण उम्मीद कर सकते हैं। यह सब इस पाठ्यक्रम के दायरे से काफी बाहर होगा। केआस डायनेमिक्स की ओर पहला स्टेप उठाते हैं हम मानक सरल हार्मोनिक ऑसिलेटर को देखें, लेकिन थोड़े अलग प्रकाश में। तो हम ज्यादातर इस टाइप के फोर्स इक्वेशन x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0 ज्यादा समय दे रहे हैं। ओमेगा बेशक समय अवधि से संबंधित। तो यह वास्तव में एक सिंपल ऑसिलेटर है। यहाँ एक समय अवधि है, और यदि आप रिस्टोरिंग फोर्स को विस्थापन के एक फंक्शन के रूप में प्लॉट करते हैं तो यह यहाँ दिखाया गया है। यह स्पष्ट रूप से लीनियर ओमेगा स्क्वायर x लीनियर है जो कि आपका रिस्टोरिंग फोर्स है। अगर मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सिस्टम के जैसे एनर्जी इक्वेशन लिखता हूं तो एनर्जी इस तरह दिखेगी। तो यह हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर जो गतिज ऊर्जा टर्म है, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो गतिज और पोटेंशियल एनर्जी का योग कुल एनर्जी है। और अगर आपको याद हो कि हमने दूसरे सप्ताह में लगभग पहले क्रम में क्या किया था, भले ही व्यक्तिगत गतिज और पोटेंशियल एनर्जी समय पर निर्भर होती है क्योंकि यह एक्स डॉट और एक्स समय पर निर्भर हैं, लेकिन कुल एनर्जी समय से स्वतंत्र है। इसलिए शुरू में आपने जो एनर्जी डाली है वह हमेशा के लिए उसमें रहेगी। अब इसे देखने का कुछ सहज तरीका है सिस्टम की क्षमता को देखना। तो यहाँ पोटेंशियल निश्चित रूप से है। यह टर्म हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम द्रव्यमान है, ओमेगा ओमेगा अनुक्रम है, ये सभी स्थिरांक हैं। तो मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करता हूं जिसे मैंने वेरिएबल v द्वारा इंगित किया है। तो मैं v को x के एक फंक्शन के रूप में प्लॉट करता हूं। तो यह एक पैराबोलिक वक्र है। यह यहाँ 0 है। तो यह पैराबोलिक वक्र है। सैद्धांतिक रूप में आप कल्पना करते हैं कि इस पोटेंशियल के अंदर एक पार्टिकल है और आप इसे किसी पोटेंशियल में किसी पॉइंट पर शुरू करते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके पास बॉल शिप है और शायद आप किसी पॉइंट पर मार्बल रख सकते हैं। मार्बल सेम ऊंचाई पर ऊपर और नीचे जाएगा, उतनी ही ऊंचाई पर वापस आएगा और ऑसिलेटिंग उत्पन्न करता रहेगा। इसमें बिल्कुल भी घर्षण नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई केस नहीं है। तो मार्बल अंत में कहीं पर रुक जाएगा। तो हमने पहले से ही नॉन लीनियर ऑसिलेटर के साथ काम किया था, वह भी फोर्स्ड था, लेकिन इसमें डिसिपेशन टर्म नहीं था। आज की क्लास में हम इसमें सब डाल देंगे। तो हमारे पास हमारे नॉन लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स होगा हमारे ऑसिलेटर के लिए। तो मैंने रफिंग ऑसिलेटर के लिए फोर्स इक्वेशन लिखा है। तो इसमें यह विशिष्ट नॉन लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स जो बीटा एक्स प्लस अल्फा एक्स क्यूब के फॉर्म में है, और डिसिपेशन निश्चित रूप से है वेलोसिटी के समानुपाती है। तो इसका विस्कस डिसिपेशन
और गामा निश्चित रूप से डिसिपेशन गुणक है। तो ये अवयव यहाँ हैं और राइट हैंड साइड मेरे पास बाहरी बल है जो कि F0 cos ओमेगा टी है। ओमेगा फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है, इसलिए बाहरी बल पीरियोडिक है और F0 उस बल का एम्पलीट्यूड है। तो बीटा नॉन लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स टर्म का हिस्सा है, लेकिन मैं बीटा को विशेष गुणक ले रहा हूं जो लीनियर टर्म में अपीयर होता है। तो आप इसे लीनियर ऑसिलेटर से जुड़ी फ्रीक्वेंसी के रूप में सोच सकते हैं और मैं बीटा को 0 से अधिक मानता हूं। और फिर अल्फा के लिए दो संभावनाएं हैं। तो अल्फा वह गुणक है जो एक्स क्यूब टर्म के सामने आता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। तो अल्फा नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। यदि अल्फा नेगेटिव है, विस्थापन के एक फंक्शन के रूप में आपको इस प्लेन में रिस्टोरिंग फोर्स प्राप्त होगा। यह वह है जो लाल रंग में दिखाया गया है और यह निश्चित रूप से सॉफ्ट स्प्रिंग लिमिट है। दूसरी तरफ यदि अल्फा 0 से अधिक है, आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो लीनियर दिखता है, लेकिन यह लीनियर नहीं है। तो अल्फा 0 से बड़ा और हार्ड स्प्रिंग लिमिट के अनुरूप होगा। तो अल्फा बनाम रिस्टोरिंग फोर्स 0 से बड़ा होगा और इस नीले डैश्ड वक्र का अनुसरण करेगा। आप यहां देखें। अब इससे पहले कि हम वास्तव में इस ऑसिलेटर के कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन को देखें, पहले यह समझें कि क्या होगा यदि कोई डिसिपेशन नहीं है और कोई ड्राइविंग नहीं है। तो दूसरे शब्दों में गामा 0 है, F0 0 है। तो मेरे पास यह एक ऑसिलेटर होगा जो एक नॉन लीनियर ऑसिलेटर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक ऑसिलेटर होगा जो एनर्जी का संरक्षण करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम डिसिपेशन टर्म को हटा रहा हूं, तो आप जो भी एनर्जी डालते हैं वह वही रहेगा। तो यह एक ऐसी सिस्टम होगी जो एनर्जी का संरक्षण करेगी जब गामा 0 हो और F0 0 हो। यह एक कंजर्वेटिव सिस्टम होगी और जब F0 0 होता है तो एनर्जी का कोई इनपुट नहीं होता है, इसलिए न तो एनर्जी का आउटपुट होता है और न ही एनर्जी का इनपुट होता है। तो एनर्जी जिसे आपने शुरुआत में डाला है वह वही रहेगी। केवल अंतर यह है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के संबंध में यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स नॉन लीनियर है। तो पहले हम इस लिमिट पर विचार करें बिना किसी फोर्सिंग और डिसिपेशन के, और एक फोर्स इक्वेशन के रूप में यह इस तरह दिखता है। x डबल डॉट प्लस बीटा x प्लस अल्फा x क्यूब 0 के बराबर है। और अब आप इस तरह के संगत एनर्जी इक्वेशन लिख सकते हैं जो फिर से इस तरह दिखेगा। दोबारा x डॉट स्क्वायर बाय 2 गतिज ऊर्जा टर्म है, वह हाफ mv स्क्वायर की तरह है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस केस में m को 1 पर सेट किया गया है, तो यह केवल x डॉट स्क्वायर बाय 2 है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हाफ बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 अल्फा एक्स दी गई है। और आप देख सकते हैं कि यदि आप रिस्टोरिंग फोर्स को इंटीग्रेट करते हैं, आपको पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी मिलनी चाहिए। तो यह पोटेंशियल और फोर्स के बीच मानक संबंध है जिसे एनर्जी इक्वेशन लिखने के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है। अब एक बार फिर जैसे हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में किया था, हम पोटेंशियल को स्केच करते हैं। तो हम सेम चीज करेंगे। अब मैं पोटेंशियल के लिए मेरे पास मेरा एक्सप्रेशन है जो यह है। अब हम इसे स्केच करते हैं तो मैं यह मानने जा रहा हूं कि अल्फा 0 से बड़ा है और फिर बीटा के दो अलग अलग वैल्यू के लिए पोटेंशियल को स्केच करें। तो आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल में अल्फा और बीटा शामिल हैं। तो हम बीटा को नेगेटिव और पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अल्फा को पॉजिटिव रखेंगे। तो यदि अल्फा पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है तो यह स्थितिज वक्र है जो आपको मिलेगा। पोटेंशियल फिर से v द्वारा x के एक फंक्शन के रूप में इंगित किया जाता है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म बीटा और
अल्फा पॉजिटिव होंगे। यदि वे सकारात्मक हैं तो यह एक वक्र होने जा रहा है जो मानक पैराबोलिक वक्र से तेजी से बढ़ रहा है। तो दूसरे शब्दों में मैं कोशिश कर सकता हूं और एक्स स्क्वायर को प्लॉट कर सकता हूं, तो यह वही है जो एक्स स्क्वायर टर्म से मेल खाता है और हमारी पोटेंशियल जो नीले रंग में दिखाई गई है उससे बहुत तेजी से राइज होगी। दूसरी तरफ यदि बीटा 0 से कम है, पहला टर्म एक नेगेटिव संकेत लेने जा रहा है, तो यह दो टर्म्स के बीच एक प्रतियोगिता है। एक पॉजिटिव अल्फा एक्स पावर 4 टर्म पॉजिटिव है लेकिन बीटा एक्स स्क्वायर टर्म नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स का एक बड़ा वैल्यू है। तो यदि आप बड़े विस्थापन को देख रहे हैं तो इन दो टर्म में से एक्स पावर 4 हावी होगा। तो अंततः बड़े विस्थापन के लिए जैसे पहला केस जैसा हो रहा है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों पर इंफिनिटी की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर यदि x 1 से कम है तो x के छोटे वैल्यू के लिए यह एक्स स्क्वायर टर्म प्रबल होगा जो एक्स पावर 4 टर्म से अधिक होगा। तो यह क्षेत्र यहाँ है। अब मैं आपको एक बाउल में एक मार्बल रखने की एनालॉजी दी है जिसमें एक ऑसिलेटर का आकार है और इसकी डायनेमिक्स को देख रहा है। हमने देखा कि यह एक ऑसिलेटरी डायनामिक्स होगा। हम इसके साथ वही काम कर सकते हैं। अब हम महसूस करेंगे कि पोटेंशियल क्या है। बिना गणना के डायनेमिक्स का पता लगाना आसान है। तो उदाहरण के लिए यहाँ यह लेफ्ट साइड ऑसिलेटर पोटेंशियल बीटा 0 से अधिक और अल्फा 0 से अधिक है, लेकिन हम जानते हैं कि यह मानक ऑसिलेटर पोटेंशियल की तुलना में तेजी से ऊपर उठता है। तो यहाँ अगर मैं एक मार्बल छोड़ता हूं तो यह इन दोनों के बीच चलता रहेगा और उस प्रभाव को इस हरी रेखा द्वारा इंगित किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में यह भी आपको बताएगा कि एनर्जी एक स्थिर। इस केस में जब बीटा 0 से कम है तो ऐसे कई और केसेस हैं जो संभवतः अराइज हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बड़ी एनर्जी के लिए एनर्जी का मान 0 से अधिक लेते हैं, आपको यह हरा वक्र मिलेगा। तो एक अर्थ में एक आवधिक ऑर्बिट है, क्योंकि फिर से एक बाउल में एक मार्बल रखने की एनालॉजी पर वापस जा रहे हैं। जब मैं इस पॉइंट पर एक मार्बल रखता हूं और यदि कोई घर्षण नहीं है तो यह नीचे जाएगा। ऊपर जाकर यह छोटी पहाड़ी फिर से नीचे जाएगा और शीर्ष पर पहुंच जाएगा और फिर यह फिर से वापस आ जाएगा और अपने पथ को ट्रेस करेगा। तो यह वास्तव में आवधिक गति को निष्पादित कर रहा है जो मानक आवधिक वक्रों की तुलना में थोड़ा अधिक जटिल है जिसे हमने ऑसिलेटर के लिए देखा था। तो यह एक प्रकार का ऐसा है जिसे आवधिक ऑर्बिट कहा जाएगा और इस मामले में आवधिक ऑर्बिट भी है। लेकिन अब मान लीजिए कि अगर आपकी एनर्जी इतनी छोटी है कि आपके द्वारा दी गई छोटी एनर्जी के अनुरूप है, तो आप कह सकते हैं कि आप मार्बल को यहाँ कहीं रख सकते हैं, यहाँ किसी एक बाउल के भीतर। मान लीजिए कि लेफ्ट साइड बोल में है, तो उस केस में मार्बल आसानी से लेफ्ट हैंड साइड बाउल में ऑसिलेट करेगा। और इसी तरह यदि आपने मार्बल को राइट हैंड साइड बोल में कहीं रखा था तो हरे रंग का वक्र दिखाया गया है। तो यह राइट हैंड साइड बोल में ऑसिलेट करने वाला है। इसमें कभी भी बाधा को पार करने और दूसरी तरफ आने में सक्षम होने की एनर्जी नहीं होगी। तो दूसरे शब्दों में आपकी प्रारंभिक स्थितियों के आधार पर या आपकी एनर्जी के आधार पर आप विभिन्न प्रकार की डायनेमिक्स देख सकते हैं, लेकिन इस मामले में वे सभी आवधिक हैं। अब डिसिपेशन में डालने दें। तो अब मैंने इस टर्म को जोड़ दिया है लेकिन फिर भी कोई फोर्सिंग नहीं है, तो अब 0 अभी भी 0 रहेगा। तो आप उम्मीद करेंगे कि निश्चित स्थिति के आधार पर लंबे समय के बाद आपको मार्बल या तो इसमें सबसे निचले पॉइंट पर मिलेगा या तो लेफ्ट बोल में या राइट हैंड साइड बोल में।
क्योंकि डिसिपेशन लगातार मार्बल से एनर्जी को रिमूव कर रहा है और यह अंत में आ रहा है और उस पॉइंट पर रुकता है जो पोटेंशियल एनर्जी में सबसे कम है। और इन बिंदुओं को संतुलन बिंदु कहा जाता है। इसलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट्स वे होते हैं जहां नेट फोर्स शून्य होता है। तो तथ्य यह है कि मार्बल वास्तव में यहां आता है और यहां सेटल हो जाता है। इसका मतलब है कि उसने ऐसी पोजीशन पाई है जहां कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यदि उस पर कोई नेट फोर्स कार्य कर रहा होता तो वह आगे बढ़ता रहता। उस पॉइंट पर कोई नेट फोर्स कार्य नहीं करता है और उसके बाद कोई भी गति संभव नहीं है। एक बार जब यह आता है और पूरी तरह से उस पोजीशन में सेटल हो जाता है, और जिस तरह के पिक्टोरियल आर्ग्यूमेंट्स से हम यह अनुमान लगा रहे हैं कि दो संतुलन बिंदु बोल में दो सबसे लोएस्ट पॉइंट होंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वास्तव में यहाँ एक संतुलन बिंदु भी है। जैसा कि मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर एक बार मार्बल आ जाता है तो इसकी गति शून्य हो जाती है, इसका वेलोसिटी शून्य होता है। तो संतुलन बिंदु खोजने के लिए आपको बस इतना करना है कि x डॉट बराबर शून्य रखना है, वेलोसिटी शून्य है। इस केस में यह टर्म गामा x डॉट शून्य हो जाएगा और x डबल डॉट भी शून्य हो जाएगा। तो आप इस शर्त के साथ रह गए हैं कि बीटा x प्लस अल्फा x क्यूब शून्य के बराबर है। हमें इस अलजेब्रिक इक्वेशन के संगत x की वैल्यू ज्ञात करनी है और आप देखेंगे कि इस इक्वेशन के तीन रूट हैं। एक x बराबर शून्य है और दूसरा x स्क्वायर बराबर माइनस बीटा बाय अल्फा है। तो x बराबर है प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस बीटा बाय अल्फा का वर्गमूल। तो तीन संभावित रूट्स हैं और विशेष रूप से उस स्थिति के लिए जब बीटा नेगेटिव है, आपको वास्तव में तीन संभावित रियल रूट्स मिलेंगे और वे तीन रियल रूट्स वास्तव में ये तीन पोजीशंस हैं जो यहाँ लाल डॉट्स में चिह्नित हैं। तो स्पष्ट रूप से संतुलन बिंदु ज्ञात हैं और भौतिक रूप से यह कहने के अनुरूप है कि पार्टिकल अंततः समाप्त हो जाएगा यदि आप डिसिपेशन देते हैं लेकिन कोई बाहरी बल नहीं है। तो आइए हम इस विशिष्ट संतुलन बिंदु के प्रश्न को संबोधित करें जो कि उस पहाड़ी जैसी संरचना के शीर्ष पर है। वह संतुलन बिंदु क्यों है? तो जैसा कि हमने पाया कि तीन संतुलन बिंदु हैं जिसमें दो स्टेबल है, हम विशुद्ध रूप से डायनेमिक्स से अनुमान लगा सकते थे कि तीसरा वास्तव में अनस्टेबल है। इसलिए मैं आपके लिए यह नहीं डिराइव करने जा रहा हूं कि यह कैसे पता लगाया जाए कि यह स्टेबल या अनस्टेबल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब कोई चीज स्टेबल होती है तो उसके आसपास के प्रक्षेपवक्र उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो ऐसा तब होता है जब आप किसी हिल में नीचे होते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक हिल में नीचे एक मार्बल है, इसे थोड़ा सा धक्का दें, यह कहीं घूम जाएगा लेकिन अंत में कुछ समय बाद यहां आ जाएगा और वहां सेटल हो जाएगा। तो यह एक स्थिर संतुलन का एक उदाहरण है। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास यह हिल जैसी संरचना है, आपके पास वास्तव में एक पहाड़ी जैसी संरचना वाला एक बोल है, आप वहां एक मार्बल रखते हैं। आपको वास्तव में सटीक होने की आवश्यकता है, अन्यथा मार्बल एक या दूसरी तरफ नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि हिल की चोटी के चारों ओर थोड़ी सी पर्टर्बेशन आपको उस पॉइंट से बहुत दूर ले जा रही है। तो उन्हें अस्थिर पॉइंट कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि इसके चारों ओर प्रक्षेपवक्र उस पॉइंट पर आकर्षित नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ ऐसा होता है। तो यदि मैं वास्तव में इन दो पॉइंट्स को एक्स अक्ष पर यहाँ प्लॉट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दो स्थिर पॉइंट हैं। तो मैं इस तथ्य को इंगित कर सकता हूँ कि प्रवाह, या दूसरे शब्दों में यहाँ एक एरो लगाकर प्रक्षेपवक्र उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए ये एरो इंगित करते हैं कि प्रक्षेप पथ स्थिर पॉइंट की ओर आकर्षित होंगे, ताकि आप देख सकें कि जब मैं एरो डालता हूं तो सब कुछ लाल पॉइंट्स की ओर बढ़ रहा है जो स्थिर हैं, और एक ही बात हमें बताती है कि सब कुछ नीले पॉइंट से दूर जा रहा है जो अस्थिर है। यही कारण है कि आपका मार्बल इस अस्थिर बिंदु पर कभी सेटल नहीं होगा।
इसे एक हिल पर मार्बल को संतुलित करने में सक्षम होने के लिए अनंत राशि के संचालन की आवश्यकता होती है। अब हम इस परिप्रेक्ष्य से हार्मोनिक ऑसिलेटर को फिर से देखें। मैं इसे देखने के इस विचार को पेश करने जा रहा हूं, जिसे फेज स्पेस कहा जाता है। तो एक्स अक्ष मेरे पास विस्थापन है और वाई अक्ष में यह वेलोसिटी है। तो इसकी पोजीशन बनाम वेलोसिटी, और अब मैंने इसे हार्मोनिक ऑसिलेटर, मानक सरल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस के लिए ड्रॉ किया है। आप देखेंगे कि मैंने दो वक्र ड्रॉ किए हैं, लेकिन सिद्धांत रूप में आप किसी भी संख्या में वक्र खींच सकते हैं आपके द्वारा चुने गए एनर्जी के प्रत्येक वैल्यू के लिए। याद रखें कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी के ऐसे प्रत्येक वैल्यू के लिए स्थिर होती है जिसे हम चुनते हैं। आप यहाँ एक वक्र खींच सकते हैं और ये सभी बंद वक्र हैं और इस तथ्य को दर्शाते हैं कि सिस्टम आवर्ती कक्षाओं को देता है। तो इन दोनों वक्रों को मैंने दो अलग अलग एक और दो द्वारा और उनके अनुरूप एनर्जी की वैल्यू से लेबल किया है। तो जो बड़े वक्र के बाहर स्थित है उसका क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, संलग्न है, एनर्जी बड़ी है। और आप पूछ सकते हैं कि यहाँ संतुलन बिंदु क्या है। तो यहाँ चूंकि आपके पास कोई डिसिपेशन नहीं है, इन्हें तकनीकी रूप से केंद्र कहा जाता है। संतुलन बिंदु ठीक केंद्र में है। तो अगर यहाँ हो तो कुछ नहीं होगा। तो यह कहने जैसा है कि मेरे पास एक पेंडुलम है और यह वर्टिकल रूप से लटका हुआ है। तो यह मूल रूप से संतुलन की पोजीशन है। तो जब तक कि आप इसे कुछ एनर्जी या कुछ न दें, कभी कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ यह लाल बिंदु संतुलन पोजीशन को इंगित करता है। और इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए यदि आप डिसिपेशन में जोड़ते हैं तो ये एलिप्टिक, आप यहाँ जो वक्र देखते हैं वे चारों ओर घूमेंगे और अंत में इस संतुलन बिंदु पर जाएंगे। आइए अब हम अपनी प्रॉब्लम पर वापस आते हैं, जो कि यह है। अब देखते हैं कि फेज स्पेस इस प्रॉब्लम के लिए कैसे होता है। अब इस मामले में जब अल्फा 0 से बड़ा है और बीटा 0 से कम है, तो यहाँ यह एक बार फिर मैं डिसिपेशन का परिचय नहीं देने जा रहा हूं। तो उस स्थिति में फेज स्पेस वक्र इस तरह दिखेगा। तो आप दो संतुलन के अनुरूप दो बोल के सबसे निचले पॉइंट पर पोजीशंस देखते हैं। मेरे पास ये लाल पॉइंट्स हैं और केंद्र में इस नीले डॉट द्वारा अस्थिर बिंदु को दर्शाया गया है। तो इनमें से प्रत्येक बोल जैसी संरचनाओं के भीतर यह लगभग एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह है। तो आप यहाँ जो वक्र देखते हैं वे इस तरह हैं, जैसे कि यह एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। परंतु जैसे एनर्जी बढ़ जाती है, आप दो बोल की इस संरचना को पार करते हैं और फिर आप बहुत बड़े हो जाते हैं। दीर्घवृत्त जैसी संरचनाएं जो कुछ अर्थों में हार्मोनिक ऑसिलेटर बंद वक्रों की तरह दिखती हैं, वे समय समय पर समाधान भी देते हैं। तो यहाँ फिर से अगर मैं डिसिपेशन में डाल दिया था लेकिन कोई फोर्सिंग नहीं है, तो ये एलिप्टिक जैसा दिखता है। वक्र स्पाइरल बन जाएंगे, वे चारों ओर स्पाइरल होंगे और अंत में दो पर सेटल हो जाएंगे। दो में से एक स्थिर बिंदुओं में से जो यहाँ लाल रंग में दर्शाए गए हैं। अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अतः हमारे पास नॉन लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स है, जो यह है डिसिपेशन के साथ विस्कोस डिसिपेशन होगा और बाहरी बल भी। तो इस केस में यह दिखाने जा रहा है कि केओटिक ऑसिलेटर को क्या कहा जाता है। तो केआस होगी, मतलब बहुत अनियमित कक्षा। मान लीजिए कि मैं पैरामीटर का यह विकल्प बनाता हूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ कई पैरामीटर हैं। यहाँ यह गामा है जो डिसिपेशन गुणक है, वहाँ बीटा और अल्फा है जो हमारे पास नॉन लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स में दो पैरामीटर हैं जो पेश किया गया है, और एफ 0 बाहरी बल का एम्पलीट्यूड है। तो अब मैं जो करने जा रहा हूं वह है कि एक 0 को छोड़कर सभी मापदंडों को इस अर्थ में रखा जाए कि मैं गामा को 0.1
पर रखने जा रहा हूं, मैं ओमेगा लेने जा रहा हूं जो बाहरी ड्राइविंग की फ्रीक्वेंसी 1.4 है। मैं बीटा को -1 और अल्फा 1 लेने जा रहा हूं। तो सिर्फ एक ही बात मैं बदलना चाहता हूं, f 0 है। अब अगर मैं f 0 को 0.1 लेता हूं तो क्या होता है? इससे पहले कि हम कुछ भी करें, मैं आपको बता दूं कि जब प्रॉब्लम पर विचार किया जाता है सभी अवयवों के साथ पूर्ण विवरण है। विश्लेषणात्मक रूप से कोई आसान तरीका नहीं है, इसे सबसे सरल रूप में हल करें। कुछ लिमिट्स में सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन कोई सामान्य सॉल्यूशन नहीं है जिसे आप विश्लेषणात्मक रूप से लिख सकते हैं और केओटिक ऑसिलेटर देख सकते हैं। यह संभव नहीं है, तो इसे संख्यात्मक रूप से करना होगा। तो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अब से संख्यात्मक सॉल्यूशन है। हमारे द्वारा बनाए गए मापदंडों के चुनाव के लिए हमें यही मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि यह है संख्यात्मक सॉल्यूशन है और जो प्लॉट किया गया है वह फेस स्पेस प्लॉट है। तो एक्स अक्ष पोजीशन है और वाई अक्ष वेलोसिटी है। तो ऐसा लगता है कि यह बहुत अनियमित है, लेकिन पहले 200 या पहले 100 टाइम्स स्टेप्स के लिए शुरू में ऐसा नहीं दिखता है। जब मैं इसे फेज स्पेस में देखता हूं तो यह कुछ इस तरह दिखता है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नियमितता नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है क्योंकि ये वही हैं जिन्हें ट्रांजिएंट कहा जाएगा। अगर मैं कुछ और समय के लिए प्रतीक्षा करता हूं और लगभग 300 या 400 स्टेप्स के बाद फेज स्पेस को देखता हूं, सभी ट्रांजिएंट खत्म हो जाते हैं और मुझे जो मिलता है वह कुछ इस तरह होता है। तो बहुत अच्छा दीर्घवृत्त वक्र की तरह जो मेरे पास है, ऑर्बिट आवधिक है। और अगर मैं समय के एक फंक्शन के रूप में एक्स प्लॉट करता हूं तो मुझे इसे आवधिक वक्र के रूप में देखने में सक्षम होना चाहिए। और वास्तव में जब आप एक्स को समय के एक फंक्शन के रूप में प्लॉट करते हैं जो यहाँ दिखाया गया है, तो आप देखते हैं कि यह एक आवधिक वक्र है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह साइन की तरह एक आवधिक वक्र होगा। एक कोसाइन फंक्शन अब f 0.1 होने से मैं 8 की वैल्यू 0.32 रखने जा रहा हूं। आइए देखें कि इस केस में f 0.32 है तो अन्य सभी स्थिरांक यहाँ समान हैं। फिर से हम f 0 के साथ फेज स्पेस पर देख रहे हैं जो 0.32 के बराबर है, और आप देखेंगे कि फिर से यह फेज स्पेस में गड़बड़ी जैसा दिखता है। वक्र कोई भी पैटर्न की तरह नहीं दिखाता है, लेकिन फिर से मुझे आपको याद दिलाना चाहिए कि यह प्रारंभिक ट्रांसिएंट है। तो यदि आप सभी ट्रांजिएंट के खत्म होने के लिए कुछ समय की प्रतीक्षा करते हैं और हम कहते हैं 700 टाइम स्टेप्स के बाद समान फेज स्पेस को प्लॉट करें, तब आप देखते हैं कि आप बहुत अच्छे वक्र मिलते हैं और यह आवधिक दिखता है, लेकिन वास्तव में यह आवधिक है। लेकिन अब अंतर यह है कि तो अगर आपको पिछला वक्र याद है जो हमें मिला है, यह भी एक आवधिक वक्र है जिसकी एक अवधि है। तो यह एक पॉइंट से शुरू होता है और वापस पॉइंट पर आ जाता है। तो विशेष रूप से जब मैं इसे इस तरह के एक फेज स्पेस में देखता हूं, उदाहरण के लिए यदि मैं इसमें डालता हूं तो हम कहते हैं इस पॉइंट पर स्क्रीन जहां वक्र जाता है और वापस आता है, यह उस स्क्रीन में एक डॉट छोड़ देगा और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यह 2 चक्कर लगा रहा है। तो इन्हें दूसरे शब्दों में अवधि 2 ऑर्बिट कहा जाता है। अगर मैं इस पर एक स्क्रीन लगाता हूं तो यह एक बार जाएगा और दूसरे समय जाएगा और फिर से पाथ ट्रेस करेगा, तो यह 2 डॉट्स छोड़ देगा। तो यही है जिसे अवधि 2 ऑर्बिट कहा जाएगा। यह अवधि 2 साइकिल है। इस तथ्य से कि हम पैरामीटर बदलते हैं तो क्या हुआ है, अवधि क्या थी? एक सॉल्यूशन अवधि 2 का सॉल्यूशन बन गया है और यह अवधि 2 सॉल्यूशन है। और अब यह फेज स्पेस में है। अब मैं इसे समय के एक फंक्शन में पोजीशन के रूप में देख सकता हूं जो कि आप हैं यहाँ देखेंगे। अब अगर मैं
पैरामीटर f0 को एक बार फिर से बदलता हूँ, मैं इसे 0.338 कर देता हूँ। दोबारा अन्य सभी मापदंडों को स्थिर रखा जाता है। अब मुझे जो मिलता है उसे अवधि 4 ऑसिलेशन कहा जाता है। तो आप पहले अनुक्रम देख सकते हैं, हमारे पास एक अवधि सॉल्यूशन था या अवधि एक ऑसिलेशन था, और जब मैं पैरामीटर बदलता हूं तो मुझे अब दो अवधि मिलती हैं, मुझे अवधि 4 मिल रहा है। तो इस तरह के अनुक्रम को पीरियड डबलिंग अनुक्रम कहा जाता है। तो अब मैं आपको यह भी नहीं दिखा रहा हूं कि ट्रांसिएंट केस में क्या होता है। तो चलिए मान लें कि सभी ट्रांसिएंट का ध्यान रखा गया है और वे रास्ते से बाहर हैं। तो जब मैं फेज स्पेस की एसिम्पटोटिक प्रकृति प्लॉट करता हूं तो मुझे यही मिलती है। इस केस में क्या था, मूल रूप से अवधि 2 सॉल्यूशन अवधि 4 सॉल्यूशन बन गया है। यदि अगर मैं शीर्ष पर एक स्क्रीन रख दूं, यह 4 पॉइंट छोड़ेगी। यह लगभग 0.337 या 338 के पैरामीटर वैल्यू होता है, और आप समय के फंक्शन के रूप में इस प्लॉटिंग पोजीशन में इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो अनिवार्य रूप से क्या होता है कि जैसे जैसे आप इस पैरामीटर f0 को बदलते रहते हैं और अब हायर और हायर आवधिक ऑर्बिट्स उत्पन्न होने वाली हैं, और अंततः यह करने के लिए नेतृत्व करेगा क्या, अनिवार्य रूप से एक रैंडम ऑसिलेशन की तरह दिखेगा, जिसे हम केओटिक ऑसिलेटर कहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ इस बात पर जोर देना चाहिए कि केआस सिर्फ अनियमितता नहीं है। तो केओटिक लुकिंग ऑसिलेशन का कोई भी सेट मिस नहीं है, रैंडम दिखने वाले ऑसिलेशन का कोई भी सेट केआस नहीं है। तो केओटिक, जैसा कि मैंने कहा, कि डायनेमिक सिस्टम की उतनी ही डीपर प्रॉपर्टी है, और हम वास्तव में केआस की गहराई में नहीं जाना चाहते हैं और इसी तरह। लेकिन मैं आपको एक झलक देता हूं कि उस रिजीम में क्या होता है जहां हमने f0 को 0.35 में सेट किया है और हम काफी अनियमित ऑसिलेशन की अपेक्षा करते हैं। तो यहाँ जब मैं अभी फेज स्पेस को प्लॉट करता हूं तो आप देखेंगे कि यह काफी बेतरतीब लग रहा है, सॉर्ट ऑफ। और अगर आपको लगता है कि शायद यह ट्रांसिएंट है और अगर मैं लंबे समय तक प्रतीक्षा करता हूं, हो सकता है यह सेटल हो जाएगा, यह किसी ऐसी चीज के लिए व्यवस्थित हो जाएगा जिसका अर्थ है नहीं। तो इस केस में अब ऐसी स्थिति कभी नहीं होने वाली है कि जहां यह किसी व्यवस्थित चीज के लिए सेटल डाउन हो जाएगा। तो प्रक्षेपवक्र इन दोनों लेफ्ट और राइट साइड के बीच बहुत अनियमित ढंग से टकराता रहेगा, और अगर मैं पोजीशन को समय के एक फंक्शन के रूप में देखता हूं तो यह मेरे लिए अनिवार्य रूप से कुछ रैंडम दिखने वाले फंक्शन को कैप्चर करने वाला है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे एक बार फिर जोर देना चाहिए कि केआस सिर्फ अनियमितता से कहीं अधिक है। इसलिए इस तरह के सिस्टम्स जिनमें नॉन लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स होते हैं, उनमें डिसिपेशन होता है, उनके पास बाहरी फोर्सिंग है, उनके पास केआस प्रदर्शित करने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स हैं। उदाहरण के लिए, जब हमारे पास केवल लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स था तो हमने वही प्रॉब्लम की थी जिसमें हमें डिसिपेशन था, हमारे पास बाहरी बल था लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स लीनियर था। उस स्थिति में आप ऐसे केओटिक ऑसिलेशन नहीं देखेंगे, आपके कोई भी पैरामीटर हो। तो केओटिक ऑसिलेशन सामान्य रूप से केओटिक डायनेमिक्स है, यह कुछ स्तर पर होती है, बल्कि रैंडम दिखने वाली प्रक्षेपवक्र होती है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी दिखाता है कि अगर मैं प्रारंभिक स्थितियों को करीब से शुरू करता हूं तो वे समय में एक दूसरे से चरघातांकी रूप से अपसरित हो जाएंगे, और यह किसी भी नॉन केओटिक सिस्टम द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए, हमने देखा कि जब पैरामीटर f0 पर्याप्त रूप से छोटा था तो आपके पास नियमित ऑसिलेशन थे। आप दो प्रारंभिक स्थितियां लेते हैं जो उस रिजीम में करीब हैं जहां यह नियमित ऑसिलेशन दिखाता है। केवल एक चीज जो आप देखेंगे वह यह है कि अब दो प्रक्षेपवक्र होंगे जो एक दूसरे का बारीकी से अनुसरण कर रहे हैं, और वे किसी भी समय तक एक दूसरे का बारीकी से अनुसरण करना जारी रखेंगे, जो
आप गति की इक्वेशन के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं। दूसरी ओर उस क्षेत्र में जहां आप अपने पैरामीटर चुनते हैं जैसे कि सिस्टम केओटिक रिजीम है, वही काम करें। दो प्रारंभिक शर्तें लें और प्रक्षेप वक्र को समय के एक फंक्शन के रूप में देखें। शुरू में वे निश्चित समय के लिए एक साथ या पास जाने के लिए प्रवृत्त होंगे, लेकिन कुछ समय बाद वे पूरी तरह से दो अलग अलग प्रक्षेप वक्र होंगे। तो यह केआस के इंग्रेडिएंट्स में से एक है कि यह प्रारंभिक शर्तें के प्रति एक सट्रीम संवेदनशीलता दिखाता है। यदि प्रारंभिक स्थितियां एक दूसरे से थोड़ी सी भी भिन्न हैं, तो निश्चित समय के बाद परिणाम बहुत भिन्न होंगे।